नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज दोस्तों मैं बात करने वाला हूं आईआरएफसी के आईपीओ के बारे में, जो कि 2021 का पहला आईपीओ है और इसका इशू साइज़ जो है 4,634 करोड़ यानी 4634 करोड़ रुपीज़ का है। 18 जनवरी को ये रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए खुलने वाला है और 18 जनवरी से 20 जनवरी तक खुला रहेगा। 25 जनवरी को अलॉटमेंट फाइनल होगा कि पता लगेगा कि आपको शेयर मिल रहा है कि नहीं मिलेगा, और 29 जनवरी को ये लिस्टिंग होगी। फर्स्ट टाइम 10 बजे के आसपास लिस्टिंग होगी। इसकी लॉट साइज़ है 575 शेयर्स का और इसका इशू प्राइस है 25 से 26 रुपये पर शेयर, यानी कम से कम 15,000 रुपये आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, अगर इसमें आप एप्लीकेशन लगाना चाहते हैं। इस आईपीओ के तहत जो गवर्नमेंट अपनी हिस्सेदारी बेच रही है वो है 14% की। यानी दो चीज़ें हैं इसमें, इस आईपीओ के अंदर, एक है फ्रेश इशू और एक है ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल गवर्नमेंट अपना 14% हिस्सा बेच रही है इसके अंदर, और बाकी का रिमेनिंग जो है वो फ्रेश इशू है। यानी इस इशू के बाद जो 4,634 करोड़ है उसके हिसाब से 3,200 करोड़ तो मिलेंगे आईआरएफसी को, कंपनी के काम काज चलाने के लिए पैसा वो इस्तेमाल करेगी, और 1,434 करोड़ रुपए के आसपास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मिलेंगे अपना स्टेक जो है बेचने के लिए। अब हम समझ लेते हैं आईआरएफसी है क्या और कब बनी थी। आईआरएफसी बेसिकली नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जो कि 1986 में बनाई गई थी। क्यों बनाई गई थी? इसका मेन पर्पस था जो रेलवे को फाइनेंस करना, रेलवेज़ की ज़रूरतें होती हैं उसको फाइनेंस करना। रेलवे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है, रोलिंग स्टॉक एसेट्स खरीदती है। रोलिंग स्टॉक एसेट्स का मतलब होता है वैगन्स, जो हमारी मालगाड़ी के डब्बे होते हैं, या ट्रक उससे रिलेटेड माल लोडिंग अनलोडिंग के लिए होते हैं। लोकोमोटिव यानी इंजन या फिर कोच, या फिर अपनी पटरियाँ जो होती हैं जिसको हम रेल्स बोलते हैं। इन सारी चीज़ों के लिए पैसा लगता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आईआरएफसी का गठन किया हुआ है। वो ही मार्केट से पैसा लेके इनको फाइनेंसिंग करती है इन चीज़ों के लिए। कंपनी इसके लिए लीज़ मॉडल का एक सहारा लेती। लीज़ मॉडल का क्या मतलब होता है कि कंपनी आईआरएफसी डायरेक्टली इंजन खरीद के या फिर कोचेस खरीद के लीज़ पर, लॉन्ग टर्म लीज़ पे रेलवे को दे देती है। रेलवे उसका इस्तेमाल करता है। लीज़ का प्राइमरी लीज़ के पीरियड दो तरीके के होते हैं। पहले 15 साल का होता है और फिर उसको सेकेंडरी पीरियड और 15 साल का होता है, यानी टोटल 30 साल का पीरियड होता है। उसको म्यूचुअल कंसेंट से और बढ़ाया भी जा सकता है, लेकिन फर्स्ट पीरियड 15 साल और सेकेंडरी पीरियड और 15 साल, यानी टोटल 30 साल का होता है। कंपनी का ऑलमोस्ट 100% कस्टमर जो है वो मिनिस्ट्रीज ऑफ रेलवे के अंतर्गत आने वाली कंपनीज़ हैं। वो सारा पैसा जो भी इनके कस्टमर्स हैं, आईआरएफसी के जो भी कस्टमर्स हैं, वो सारे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ के अंदर आने वाली कंपनियां हैं। अगर मैं बात करूं कि आईआरएफसी की परफॉर्मेंस कैसी रही है, तो आप ये मान के चलिए कि 2017, 18, 19 और 20 में करीब करीब 72%, 93%, 84% और 76% रोलिंग स्टॉक की रिक्वायरमेंट जो इंडियन रेलवेज़ की थी वो सारी की सारी आईआरएफसी के थ्रू पूरी हुई। आईआरएफसी जो है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। अगर हम बात करें ऐसी कंपनीज जो बैंकिंग कंपनीज नहीं है लेकिन फिर भी लोन देती हैं, एडवांसेस देती हैं। अब आप जहाँ जहाँ पे लोन की बात आती है वहाँ पे एनपीए भी साथ में आते हैं। पर कमाल की बात यह है कि एक एनबीएफसी होने के बावजूद ये कंपनी का एनपीए ज़ीरो है, एक भी एनपीए नहीं। क्यों? क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ के अंतर्गत आने वाली कंपनी और मिनिस्ट्रीज ऑफ रेलवेज़ को ही फाइनेंसिंग करती है, यानी गवर्नमेंट को ही पैसा दे रही है एक तरीके से। तो जब गवर्नमेंट से हम कोई डीलिंग करते हैं तो हमारा पैसा मरता नहीं है, कहीं पे पैसा हमारा कहीं डूबता नहीं है, बैड डेट्स नहीं होते हैं, एनपीएस नहीं होते हैं, यानी हमारा सारा का सारा पैसा हमको मिल जाता है। इसका फ़ायदा इसको मिलता है और ये बड़ा यूनिक कंपनी है अपने आप में। भारत में इसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, इसकी बिजनेस का कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, तो इस तरीके से ये काम करती है। अगर मैं बात करूं इसकी प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट की, तो हम शुरू करते हैं 2017-18 से। 17-18 में इसका रेवेन्यू था 9,207 करोड़ का और प्रॉफिट हुआ था 2,000 करोड़ के आसपास। 10,987 करोड़ का रेवेन्यू आया था 18-19 में और 2,139 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, यानी 2,139 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था 18-19 में। 19-20 में अगर मैं बात करूं तो 13,421 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, रेवेन्यू आया था और प्रॉफिट हुआ था 3,192 करोड़, यानी 3,192 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। अभी फाइनेंशियल ईयर 2021 में अप्रैल से सितंबर यानी पहले 6 महीनों में इसका रेवेन्यू है 7,384.82 करोड़ और प्रॉफिट हुआ है 1886 करोड़, यानी 1886 करोड़ के आसपास इसका प्रॉफिट हुआ है। अगर आप देखेंगे अभी ये आधा साल ही हुआ है और रेलवे ने अभी काफ़ी सारे काम तो शुरू भी नहीं किए हैं। जैसे ही रेलवेज वापस एक्टिव होगी तो और रेवेन्यू इसका बढ़ेगा, यानी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। आप इसे मान सकते हैं 3,600 या 3,700 करोड़ तक आसानी से इसका इस बार का प्रॉफिटेबिलिटी पहुँच जाएगी।
दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इस कंपनी के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स के बारे में कि क्या पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव है। पहले मैं पॉजिटिव से शुरू करूंगा। सबसे बड़ी बात है कि इंडियन रेलवे की ग्रोथ कभी भी रुकेगी नहीं और इंडियन रेलवे आज भी ग्रोथ की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। अगर हम स्टेशन पे जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, तो उनको फील आता है कि अभी बहुत सारी चीज़ें ग्रोथ के लिए बाकी हैं। जब जहाँ ग्रोथ की बात आती है वहाँ फाइनेंसिंग की बात आती है, पैसे की ज़रूरत है और उस पैसे की रिक्वायरमेंट को कौन पूरा करेगा? इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, यानी यही कंपनी जो है रेलवे को फंड देने वाली है आगे भी। तो ये इसका पॉजिटिव फैक्टर है कि इसकी कस्टमर की रिक्वायरमेंट बहुत बड़ी है और ये लॉन्ग टर्म कस्टमर रिक्वायरमेंट है, तो वो एक अच्छी चीज़ है कि बिजनेस कहीं पे जाता नहीं है क्योंकि इसके एनपीए नहीं है। सेकंड पॉइंट क्या है इसकी पॉजिटिविटी में कि इसकी कोई एनपीए नहीं है, इसका कोई पैसा डूबता नहीं है, सारा पैसा इसको मिल जाता है, इसलिए इसकी क्रेडिट रेटिंग बहुत ही ज़बरदस्त है। क्रिसिल और आईसीआरए यानी दो जो रेटिंग एजेंसीज हैं इंडिया की, उन्होंने इसको AAA++ की रेटिंग दी हुई है, ज़बरदस्त रेटिंग दी हुई। और इसका फ़ायदा क्या होता है कि जब आपकी रेटिंग अच्छी होती है, आपके एनपीएस नहीं होते, तो आपको सस्ता लोन मिलता है क्योंकि लोन के डूबने की संभावना कम होती है। इसलिए जो आपको लोन देते हैं वो आपकी रिस्क, आपकी एबिलिटी जो होती है वो कम हो जाती है उनके लिए, तो आपको सस्ता रेट देते हैं। इसलिए इनकी कॉम्पिटिटिव कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है, जिस सस्ते में लोन लेते हैं पीछे से और आगे उसको दे पाते हैं, इसलिए इनकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग भी कम है। इनके फाइनेंशियल रिकॉर्ड अच्छे हैं क्योंकि एनपीए है नहीं, पूरा पैसा मिल जाता है, कस्टमर फिक्स है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ रही है, तो रेवेन्यू आता है, प्रॉफिट होता है, तो गुड फाइनेंशियल्स हैं। और बहुत ज़्यादा इन्होंने स्टाफ भी नहीं है इनके पास बहुत लिमिटेड स्टाफ है, यानी लाइबिलिटीज़ बहुत कम है। फर्स्ट इन द मार्केट, यानी अगर आप देखेंगे इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन जैसी कोई कंपनी इस समय मार्केट में लिस्टेड के लिए नहीं है, कोई है भी नहीं और पीछे आने वाले समय में शायद कोई होगी भी नहीं। तो फिलहाल की बात है कि फर्स्ट इन द मार्केट है, फर्स्ट मूवर को हमेशा एक फ़ायदा मिलता है, तो वो एक बेनिफिट है। अब आते हैं नेगेटिव के बारे में। नेगेटिव ये है कि रेवेन्यू बेस्ड ऑन ओनली वन कस्टमर। हम लोग जनरली बात करते हैं कि हमें सारे अंडे एक बास्केट में नहीं रखने चाहिए, यानी कभी भी रिस्क होगा तो लॉस हो सकता है। यानी हमारा सिर्फ एक ही कस्टमर है, आईआरएफसी का सिर्फ एक ही कस्टमर है, ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि गवर्नमेंट लगातार प्राइवेटाइजेशन की बात कर रही है। गवर्नमेंट कह रही है हम 150 से ज़्यादा ट्रेन अब प्राइवेट में चलाएंगे, तो कोचेज़ और वैगन्स जो हैं वो प्राइवेट पार्टीज़ को मेंटेन करने पड़ेंगे, उसी को प्रोक्योरमेंट करने पड़ेंगे। तो वहाँ पे वो हो सकता है कि आईआरएफसी से पैसा ना ले, किसी और कंपनी से ले। तो यहाँ पे जैसे जैसे प्राइवेटाइजेशन बढ़ेगा रेलवे में, उतना उतना चांस जो है कम हो जाएगा। गवर्नमेंट गाइडलाइंस जो है लगातार चेंज हो रही हैं, लगातार गवर्नमेंट नए ट्राई करती है, नए एग्रेसिव गाइडलाइंस लेके आती है, तो कभी भी गाइडलाइंस चेंज होने से इनका बिजनेस जो है इफेक्ट कर जाएगा। लेकिन जो नेगेटिव्स पॉइंट है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हो सकते हैं, लॉन्ग रन में चेंजेस हो सकते हैं, पर पॉजिटिव इस समय ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखते हैं। दोस्तों आज से पहले मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ की 4 कंपनीज लिस्टिंग हुई है, उनकी भी एक बार कंडीशन देख लेते हैं। पहला नाम है इरकॉन का इशू प्राइस था 475, लिस्टिंग हुई थी 413 रुपये में और करंट मार्केट प्राइस मैं आपको बोलूँगा तो आप हैरान रह जाओगे, वो है 92 रुपीज़। सिर्फ 92 रुपीज़ जो है करंट मार्केट प्राइस है इरकॉन की। उसके बाद थी आरवीएनएल जो थी रेल विकास निगम लिमिटेड, इशू प्राइस था 19 रुपये, लिस्टिंग 19 रुपये में ही हुई थी और करंट मार्केट प्राइस है 32 रुपये इसका। राइट्स कंपनी की जो इशू प्राइस था वो था 185, लिस्टिंग हुई थी, लिस्टिंग जब क्लोज हुई थी इसका प्राइस था 170 रुपीज़, यानी इशू प्राइस से नीचे, और करंट मार्केट प्राइस है 263 रुपये। IRCTC का जो एक IPO आया था, उसकी IPO की प्राइस थी, इशू प्राइस थी 320 रुपये, लिस्टिंग यहाँ पे हुई थी शानदार 644 रुपये में और इसका करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है 1441, यानी 1441 प्राइस चल रहा है। यानी केवल IRCTC का ऐसा IPO था जो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है, जिसने बाकी किसी भी IPO ने रेलवे का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दिया है। तो ये सारे पर्सपेक्टिव मैंने आपके सामने रखे IRFC के IPO को लेके। आप अपना डिसीजन लीजिए और कमेंट्स में बताइए कि आप अप्लाई करने वाले हैं कि नहीं। अगर आपको अप्लाई करना है तो डेफिनेटली आपको डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगा। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है तो अच्छी बात है, और अगर आप पे नहीं है तो आपको मैंने लिंक में दिया है डिस्क्रिप्शन एंजल ब्रोकिंग के डीमैट अकाउंट को, जो मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से। तो आप वहाँ पर जाके उस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं रजिस्टर, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई पैसा लगने वाला नहीं है। तो वहाँ पे जाके आप डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो बताइएगा जरूर। अगर अच्छा लगा है तो आपको क्या कर देना है, लाइक कर देना है, वीडियो को शेयर करना है और सब्सक्राइब कर लेना है प्रसून की पॉकेट को। मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियो लाता रहता हूँ। मिलूंगा फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।